जय हिंद साथियों, यूएस अकेडमी 07 के परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक नए टॉपिक को लेके यूएस अकेडमी 07 लेके आया है। आज मैं आप लोगों को एक नई टीचर से रूबरू करवाऊंगा जिनका नाम है एंजिल सर। वो आपको जेनेटिक्स बायोलॉजी का जो 12th लेवल का टॉपिक है वो आज करवाएंगे। चलिए हम इस चैनल पे उनका स्वागत करते हैं और आप लोग बारीकी से टॉपिक को देखें। जो डाउट है कमेंट करें और सर के साथ एक नई शुरुआत किया जाए। जय हिंद साथियों। आइए सर। यही हमारे एनजे सर हैं जो आपको बायोलॉजी के टॉपिक जेनेटिक्स आज बताएंगे। उसके बाद एक 12th का मतलब सिलेबस जो है अकॉर्डिंग एग्जाम टॉपिक वाइज पर डे वीडियो आएगा। तो सर के साथ आप लोग कुछ देर बने रहिए और फिर स्वागत है सर आपका। बिल्कुल धन्यवाद। बोर्ड्स लेवल ही हम लोग जनरली यहाँ पे कवर जी करने सर कुछ बोलेंगे जी, बताइए सर। जनरली जी मेरा नाम निशांत झा है और मैं मधुबनी का ही हूँ और आप सभी लोगों का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जो अभी का करंट जनरेशन है उसमें क्या है कि बहुत सारा चैनल है, बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, बट वो कंटेंट को सही से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल। और हो भी क्या रहा है कि यदि वो कंटेंट को अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चे का जो डाउट है उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। उनको जो सही लगता है वो पढ़ा देते हैं। उनका मतलब जो इच्छा होता है वो पढ़ा देते हैं और उसके बाद डाउट नहीं लेते हैं। तो मेरा जो एक पढ़ाने का तरीका रहा है, खैर मैं नया हूँ इस फील्ड में, लेकिन मेरा जो इच्छा रहा है कि कोई भी चीज आप यदि पढ़ाते हो तो उसका जो डाउट है वो आप जरूर लेना चाहें। मतलब डाउट लेने से क्या होता है, बच्चे का हर एक कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर हो जाए। जी बिल्कुल। और बोर्ड एग्जाम्स भी आ रहा है, मेरा बस एक ही इच्छा है कि मेरे पढ़ाने से बच्चे को बायोलॉजी जो है वो आसान लगे और उसके बाद में यदि फीडबैक बहुत अच्छा रहा तो मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स भी लूंगा। चलिए जी मैं आपको बता दूं इतने दिन वीडियो आने में थोड़ा डिले हुआ क्योंकि मेरा पेपर है, मेरा एग्जाम है, तो एग्जाम को लेके ही थोड़ा डिले हुआ। वीडियो मतलब पर डे नहीं आ पाया। लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगा कि टॉपिक वाइज सप्ताह में 3 वीडियो आएगा। ये बायोलॉजी जो स्टार्ट हो रहा है समथिंग वो पर डे आएगा। सर के साथ बने रहिए। अब हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। जय हिंद आप सभी को। जी अब संभालिए आप अपना पैदान। ये लीजिए सर। जय हिंद। तो जो डस्टर कहाँ है? पेपर जी तो जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है जेनेटिक्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स जो होता है वो 12th का एक कोर है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाएं तो जेनेटिक्स जो है वो कवर होता है, बहुत अच्छे खासा वेटेज होता है उसका। बोर्ड एग्जाम्स के लिए से लेकर कहीं भी आप जहां भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करें तो जेनेटिक्स का काफी अच्छा खासा वेटेज होता है। तो जेनेटिक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जेनेटिक्स का बेसिकली एक बेसिस जो स्टार्ट होता है वो बायोमोलिक्यूल से शुरू होता है। जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर होता है वो 11th में कवर किया जाता है, उसको भी हम लोग लेटर कवर कर लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं। तो जेनेटिक्स में बेसिकली 3 चीजें होती हैं। पहला होता है बायोमोलिक्यूल, दूसरा होता है मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, तीसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये 3 चैप्टर बेसिकली हमारा कवर किया जाता है। ये एनसीईआरटी का क्लास 12 का बुक आपके पास होना चाहिए। और इसका जो यूनिट नंबर जो है वो यूनिट है आपका, यूनिट नंबर है उसका यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में जिसमें जेनेटिक्स आया करता है, इसमें बेसिकली 3 चैप्टर्स दिए हुए हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दूसरा दिया हुआ है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और तीसरा दिया है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन हम लोग ये जेनेटिक्स का पार्ट नहीं है बट इस यूनिट में कवर किया गया है। तो हम लोग सबसे पहला चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चलिए सबसे पहले हम लोग टॉपिक का नाम लिख देते हैं। ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ
इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चलिए हम लोग दो वर्ड को यहां पे अंडरलाइन करना चाहेंगे, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को। ये जो इनहेरिटेंस वर्ड होता है इसका मतलब होता है कि किसी भी कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन और दूसरे जनरेशन से फिर तीसरे जनरेशन में पास ऑन होना, इसी को, ये जो प्रोसेस है इसी को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, समझने पे हमारा फोकस ज्यादा होगा, एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा। एक बार समझ लेंगे तो हम लोग इसको आंसर खुद भी कर सकते हैं। और एग्जाम में तो कुछ गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, हमको उन्हीं को देखना होता है, वो हम लोग 1 घंटे 2 घंटे में देख लेंगे, बट समझना मेन होता है। तो दो वर्ड पे फोकस करेंगे, पहला होता है इनहेरिटेंस, दूसरा होता है वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस जो होता है उसको जो हम लोग डिफाइन करें तो ये होता है, ये पहली बात की एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। प्रोसेस ऑफ, ये प्रोसेस है, पहली चीज ये प्रोसेस है, ये ध्यान रखना है। ये बात बार बार मैं प्रोसेस क्यों कर रहा हूं कि इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहा जाता है। प्रोसेस जो है इसी को इनहेरिटेंस कहा जाता है, ये एक प्रोसेस है। दूसरा किस चीज का प्रोसेस है, तो ये ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होना, इसको हम लोग इनहेरिटेंस कहा करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अच्छा, इसके क्या मायने हैं वन जनरेशन टू अनदर? जैसे कि इस पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी तो हमारे पूर्वज रहे होंगे आज से हजारों, 2000, 5000, 10,000 साल पहले, तो उनका जो डीएनए कंटेंट रहा होगा वो डीएनए कंटेंट 99.9% तक आज भी सिमिलर है, और वही डीएनए जो है वो हमारा आज भी चला आ रहा है। जो मेरे दादाजी के पास जीन था, डीएनए था, वो आज मेरे पिताजी के पास ट्रांसफर हुआ, और मेरे पिताजी का जो जीन था वो हमारे तक ट्रांसफर किया गया है। यही जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारा कैरेक्टर है, जीन है, वो जो ट्रांसफर हो रहा है, इसी प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, हम लोग वेरिएशन की बात कर रहे हैं। वेरिएशन क्या होता है बेसिकली कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब किसी भी कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है, मतलब जैसे कि कोई इंसान लंबा है, जैसे मेरे दादाजी बहुत लंबे थे, मेरे पिताजी में उनका ही जीन आया, वो भी लंबे हैं, मेरे पिताजी से मुझ तक भी वो जीन आया, मैं भी लंबा हूं। तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो किसी कैरेक्टर का आना होता है, ये थोड़ा करके वेरिएशन होता है, चेंजेस होते हैं। वेरिएशन का जो बेसिक मीनिंग है वो होता है चेंजेस। इसका जो शाब्दिक अर्थ कहते हैं हम लोग, उसका मायने होता है चेंजेस। क्या अंतर है, ये चेंजेस बहुत थोड़े से होंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए कोई माता है, कोई भी इंसान है, मान लीजिए गोलू नाम का एक विद्यार्थी है, उसकी मम्मी है, उसके पिताजी हैं। माँ का जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंच है, पिता जो है उनका हाइट 5 फीट 11 इंच है, जो गोलू है उसका हाइट रह गया 5 फीट 8 इंच। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ क्योंकि जो माताजी का जो जीन होगा, जब पिताजी के जीन से आपस में क्रॉस कराया गया होगा, तो कुछ थोड़े बहुत चेंजेस के साथ ये वेरिएशन आ गया। मतलब कि ना माँ के पास 5'8" था, ना पिताजी के पास 5'8" था, लेकिन जो बेटा होगा उसका हाइट 5'8" आ गया। तो ये जो वेरिएशन है, ये जो चेंजेस आए हैं, इसी को हम लोग वेरिएशन कहा करते हैं। अच्छा, हाइट की बात ही नहीं करते हैं, और भी कोई बहुत सारा कैरेक्टर ले सकते हैं। जैसे कोई प्लांट होता है, कोई पौधा होता है, कोई भी पौधा होता है। मैं इसको रब कर रहा हूं, आप लोगों को नोट करना है तो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए, तो जैसे कोई पौधा लेते हैं हम लोग, किसी भी पौधा को उठाते हैं, उसका जैसे कि सीड का शेप एक कैरेक्टर है। मैं सभी चीजों को समझाऊंगा बारीकी से। आज बस मैं इंट्रो दे रहा हूं, कुछ 15-20 मिनट का, आप उसको ध्यान से सुनेंगे
और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं एक एक जितने भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स हैं, जितनी भी टफ टर्मिनोलॉजी है, देखिए हमारे एक टीचर कहा करते थे कि बायोलॉजी इज टर्मिनोलॉजी, मतलब बायोलॉजी जो है वो टर्मिनोलॉजी है। आप टर्म्स को पकड़िए, जैसे इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस का मतलब समझिए, आपको बायोलॉजी इजी लगने लग जाएगा। जैसे बड़ा अच्छा होता है इंटेस्टाइनोलॉजी, जैसे बड़ा अच्छा होता है कि फिजियोलॉजी। तो फिजियो मतलब होता है बॉडी का फंक्शन, तो फिजियो फंक्शन, लॉजी मतलब स्टडी, तो फंक्शन की स्टडी को ही फिजियोलॉजी कहते हैं। तो ये बायोलॉजी इज टर्मिनोलॉजी। तो बायोलॉजी से घबराना नहीं है, टर्म्स को तोड़िए, कोई भी बायोलॉजी का टिपिकल लैंग्वेज आए, कोई वर्ड आए, उसको टर्म्स को तोड़िए, ब्रेक डाउन करिए और इजीली पढ़िए। चलिए सीड सेप की बात करते हैं। कोई प्लांट का कैरेक्टर है, कोई प्लांट है हमारा, मान लीजिए मिराबिलिस जैलेपा एक प्लांट होता है, उसको हम लोग उसका एक सीड शेप ले लिया करते हैं। उसके बाद सीड जो शेप होता है, जो आकार होता है, वो राउंड हो सकता है या रिंकल्ड हो सकता है, ठीक है। दो इसमें जनरली शेप देखे जाते हैं। तो राउंड जो होगा उसके कुछ जीन रहा करे होंगे, मान लीजिए आर, मान लीजिए मैं सब समझाऊंगा कि आर कैसे लिखा गया, ये इसका रिंकल्ड को ये छोटा आर कैसे लिखा गया। आज बस बेसिकली इंट्रो दे रहा हूं, आज आप समझाने का प्रोसेस नहीं चल रहा। आज हम लोग ये देख रहे हैं कि जेनेटिक्स क्यों पढ़ना है। तो जैसे मान लीजिए कि सीड शेप है, एक सीड शेप है, पहला टाइप जो है वो राउंड है, दूसरा टाइप जो है रिंकल्ड है। तो कई बार क्या होता है कि ये आपस में इनहेरिट कर जाते हैं। ये आपस में जब इनहेरिटेंस होगा, जब इनका आपस में फ्यूजन होगा, तो जो रिजल्टेंट जो प्रोजेनी होगा, प्रोजेनी मतलब होता है कि जो बच्चा होता है, जो प्रोजेनी होगा ना, उसको आप देखिएगा कि उसका जो साइज शेप होता है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट आएगा ना, वो राउंड होगा ना रिंकल्ड होगा, वो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, थोड़ा बहुत मिक्सअप हो सकता है, थोड़ा बहुत मैचअप हो सकता है। तो वही चीज, उसी को हम कहना चाह रहे हैं कि वेरिएशन हो रहा है थोड़ा थोड़ा। मतलब हजारों सालों से आपने देखा होगा कि थोड़ा थोड़ा हर जनरेशन बाय जनरेशन थोड़ा वेरिएट हो रहा है, हमारा जो कैरेक्टर है वो चेंज हो रहा है थोड़ा थोड़ा। इसी को प्रोसेस को हम वेरिएशन कहते हैं। अच्छा, वेरिएशन क्यों होता है, उसका रीजन क्या है? वेरिएशन का रीजन क्या है? एक सिंगल वर्ड में बोला जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये वेरिएशन का काउज है। मतलब आपसे कोई पूछा जाए कि वेरिएशन होता ही क्यों है इस पृथ्वी पे, वेरिएशन होने के पीछे रीजन क्या है, तो इसका रीजन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, वेरिएशन नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको देखने को मिलता होगा कि जो बैक्टीरिया है उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो हजारों साल से एक जैसे हैं, उनमें चेंजेस नहीं आते हैं। और जो हमारे जितने भी हमारे ये जो लोअर लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें कैरेक्टर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस को ज्यादा झेल नहीं सकते हैं। हम लोग बहुत सेल्फ कॉन्शियस हैं, हम लोग बहुत एडवांस हैं, हम लोग सारा आपस में एक्लेमेटाइज कर सकते हैं इन्वायरमेंट को। जितनी भी आने वाला हम लोगों के पास जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम झेल सकते हैं, क्योंकि हमारा लाइफ जो है थोड़ा वेरिएशन हो रहा है हमारे पास। हम लोग डे बाय डे हम लोग इवोल्यूशनरी, हम लोग ग्रो कर रहे हैं, हम लोग अच्छा हो रहे हैं, हम लोग बहुत प्रगति कर रहे हैं, प्रगतिशील वाला हम लोग के साथ कुछ केस हो रहा है। चलिए, तो ये दो टर्म्स मेरे हिसाब से शायद क्लियर होगा, इनहेरिटेंस और वेरिएशन। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। फिर भी किसी को डाउट होगा तो आप डाउट कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इनहेरिटेंस मैं समअप कर रहा हूँ। इनहेरिटेंस मतलब होता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और वेरिएशन होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुआ, हर जनरेशन में जो चेंजेस हो रहे हैं थोड़े थोड़े से, इसी को हम लोग वेरिएशन कहा करते हैं। ये हमारा इनहेरिटेंस हो गया, ये हमारा वेरिएशन हो गया। और ये प्रिंसिपल्स मतलब होते हैं कि लॉज, प्रिंसिपल्स मतलब होते हैं कि लॉज, किन लॉज के द्वारा ये गवर्न किए जाएंगे, कौन से ऐसे लॉज हैं जिनसे इनहेरिटेंस और ये वेरिएशन, ये दोनों चीज गवर्न किया जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे कंटिन्यू करूं? करना है? हाँ, थोड़ी देर कंटिन्यू कर देते हैं। चलिए, हमारे एक मास्टर साहब रहते बड़ा नीक गप कहे छलखिन कि बेसी पढ़बे तो बेसी दिन में विद्वान हुए, आ कम पढ़बे तो कम दिन में विद्वान हुए। तो कम पढ़ें और अच्छा पढ़ें, सटीक पढ़ें और उसी को रिवाइज करें, बस यही फंडा होता है अच्छा पढ़ाई करने में। चलिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं ना कि एनसीईआरटी पे पूरा स्टिक रहेंगे। एनसीईआरटी के अलावा हमको कोई बुक फॉलो नहीं करना है। एनसीईआरटी जो है वो
जब किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करेंगे तो आपको एक पता चलेगा कि एनसीईआरटी सिलेबस है, वो बुक नहीं है, उसको आप याद नहीं कर सकते। जितनी बार एनसीईआरटी पढ़िएगा उतनी बार नई चीजें मिलेंगी, और ये एक पूरा सिलेबस है, मतलब इसको बहुत ही ज्यादा डिजाइन किया गया है, बहुत ही खूबसूरती से। आप कभी भी एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पेज होता है उसको पलटिएगा, आपको हजारों साइंटिस्ट के और बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिख जाएगा। तो एनसीईआरटी को समअप नहीं करना होता है, एनसीईआरटी को समझना होता है। इसमें बड़ा अच्छा लाइन लिखा हुआ है, जहां मैं तकलीफ आएगी मैं उन्हीं लाइन्स को डिस्कस कर रहा हूं। जेनेटिक्स के बारे में बोला गया है, सब्जेक्ट ड्यू टू द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, मैंने कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर का मैं एग्जांपल एक बार बता देता हूं। कोई भी चीज हम लोग कैरेक्टर किसको कहते हैं, जैसे देखिए कैरेक्टर, ये जो हाइट है, किसी बंदे का हाइट है वो कैरेक्टर होता है। जैसे किसी भी चीज, किसी भी बंदे का हाइट हो गया, मान लीजिए कोई प्लांट है, प्लांट के सीड का शेप हो गया, सीड का शेप हो गया, ठीक है। इसकी किसी भी पॉड का शेप हो गया, ठीक है, पॉड का कलर हो गया, ये सब कैरेक्टर है। स्टेम का हाइट हो गया, प्लांट की लंबाई हो गई, ये सब कैरेक्टर है, कि कहीं ना कहीं कैरेक्टर होता है। अच्छा, कैरेक्टर जो होता है वो कौन बनाता है, कैरेक्टर जो होता है वो जीन बनाता है। कैरेक्टर बनाने के पीछे किसका हाथ होता है, जीन। और जीन कहां प्रेजेंट होगा, जीन डीएनए में प्रेजेंट होगा। जीन हमेशा डीएनए में प्रेजेंट होगा। डीएनए हमारा कैसा दिखता है, जिन बच्चों ने 11th बहुत अच्छे से पढ़ा है उनको पता होगा, नहीं पढ़ा है घबराने की बात नहीं है, मैं आपके साथ हूं, आप पढ़िए। डीएनए कुछ ऐसा दिखता है। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल आप लोगों ने कभी ना कभी जरूर नाम सुना होगा। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल एक हुआ करता है, उसमें ये डीएनए कुछ ऐसा संरचना होता है, आगे डिटेल्स में हम लोग बाद में जाएंगे। इसमें आपने देखा होगा ये नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, प्यूरिन और पाइरिमिडीन नाम सुना होगा सबने, प्यूरिन और पाइरिमिडीन। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। इसमें आपने नाम सुना होगा ATGC, एडेनिन, थाइमिन और गुआनिन और साइटोसिन, ये सब आपने सुना होगा। और यहाँ पे यदि आरएनए होता तो यूरासिल हुआ करता है। बहुत अच्छी, बहुत छोटा सा नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो ये डीएनए की बात कर रहे हैं, तो कहीं भी जैसे डीएनए का एक सेगमेंट जो होता है ना, वो जीन होता है बेसिकली। जीन क्या होता है, बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि जीन क्या होता है, जीन कुछ भी नहीं होता है। डीएनए के एक सेगमेंट को कट करो, यहाँ पे ये जो, यदि ये कैरेक्टर बना रहा है डीएनए का, ध्यान से सुनिएगा, बार बार इस लाइन को बोलूंगा मैं, डीएनए का वो सेगमेंट जो कैरेक्टर बनाएगा उसको जीन कहते हैं। डीएनए का वो सेगमेंट जो कैरेक्टर बनाता है उसको जीन कहते हैं। ध्यान से सुनिए, डीएनए का वो सेगमेंट, डीएनए पूरा प्रॉपर डीएनए का वो सेगमेंट, वो टुकड़ा जो किसी भी कैरेक्टर को बनाएगा उसको जीन कहते हैं। यहाँ यदि ये कैरेक्टर बना रहा है तो ये जो सेगमेंट है ये जीन होता है। यदि ये भी यहाँ पे भी कुछ कैरेक्टर बनाने वाला कुछ प्रेजेंट है तो ये भी जीन होगा। तो एक डीएनए पे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीन्स हुआ करते हैं, और वो आगे की बातें हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। धीरे धीरे बहुत कॉम्प्लेक्स है जेनेटिक्स। तो कैरेक्टर कहीं भी, एक डीएनए पे बहुत सारे जीन्स होते हैं और एक डीएनए बहुत सारा कैरेक्टर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ठीक है। तो कैरेक्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कैरेक्टर क्या होगा, जैसे हाइट हो गया, सीड शेप हो गया, पॉड शेप हो गया, पॉड कलर हो गया। जैसे कैरेक्टर बनाने के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, जीन। जीन कहाँ होता है, डीएनए। डीएनए में क्या होता है, जीन के ही दो टाइप्स होते हैं। जीन बेसिकली अलील्स में रहा करते हैं। अलील्स क्या है, नया टर्म आ गया, अलील। सबसे पहले जेनेटिक्स में आपको बहुत सारा टर्मिनोलॉजी मिलेगा, टर्मिनोलॉजी को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं है कभी जेनेटिक्स क्लियर नहीं होगा। अलील्स क्या होते हैं, अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन आर नोन एज अलील्स। जीन के जो दो अल्टरनेट फॉर्म्स हैं उन्हीं को हम लोग अलील कहा करते हैं। चलिए थोड़ा सा इस टॉपिक को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, अलील्स के बारे में। आज मैं बेसिकली इंट्रो दे रहा हूं, और मैं चाहूं तो आधे घंटे में भी पूरा जेनेटिक्स खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, कुछ सीख के जाए बच्चा। यदि मैं उसका समय ले रहा हूं तो उसको भी कुछ मिलना चाहिए। यदि वो इस चैनल पर समय देगा तो उसको भी कुछ ऐसा मिलना चाहिए जो कोटा और दिल्ली के लेवल पे मिलता है बच्चे को। उस लेवल का कंटेंट डिलीवर करूंगा मैं, तभी आप इस चैनल पे रुके रहेंगे, वरना आप टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, बहुत सारा चैनल। तो अलील्स क्या होता है, अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन। अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन,
देखिए एक लाइन है बड़ा प्यारा, अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन। तो अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ए जीन, कोई भी जीन है, जीन मैंने भी बताया है कि जीन क्या करता है। तो भाई साहब कोई भी कैरेक्टर होगा, कहीं भी प्रेजेंट होगा, तो उसको बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज होता है वो होता है जीन। जीन कहां प्रेजेंट होता है? जीन होता है डीएनए पे। डीएनए का वो सेगमेंट जो किसी भी कैरेक्टर को बनाएगा उसको हम लोग जीन कहेंगे। यदि कैरेक्टर नहीं बना रहा है डीएनए का वो सेगमेंट तो वो जीन नहीं कहलाएगा। यदि कैरेक्टर बना रहा है तो वो जीन कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एलील की। जीन जो होगा वो अकेला रिप्रेजेंट नहीं होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का टर्म आता है। होमोलोगस क्रोमोसोम 11th में पढ़ रखा है हम लोगों ने, फिर भी मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, हर पेयर्स में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। हमारे बॉडी में हमेशा पेयर्स में हम क्रोमोसोम प्रेजेंट रहा करेंगे। और आपको देखने को मिलेगा कि यदि टॉलनेस का कैरेक्टर एक इस क्रोमोसोम पे है तो उसी लोकस पे टॉलनेस का कैरेक्टर अल्टरनेट उसी होमोलोगस पेयर पे भी रहा करेगा। यदि कोई कैरेक्टर लेते हैं, मान लीजिए टॉलनेस वाला, कोई कैरेक्टर है टॉलनेस वाला, तो उसका जो जीन होगा, जीन के दो फॉर्म्स हो गए, इन्हीं को अलील कहा करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं खुद बता रहा हूं, बार बार इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। जीन के दो फॉर्म्स हुआ करते हैं जिनको हम अलील कहते हैं, ठीक है। अलील्स कहां प्रेजेंट होंगे? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे। हमारे बॉडी में कभी भी सिंगल क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट होता है। ये जो हम लोग 44 प्लस XX पढ़ते हैं, चाहे 44 प्लस XY पढ़ते हैं, ये हमेशा पेयर होता है। इनको हम लोग एलोसोम्स कहा करते हैं और इनको सेक्स क्रोमोसोम्स कहा करते हैं। ये एलोसोम्स होते हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये पेयर से प्रेजेंट होते हैं। तो क्या है बात कि ये जो टॉलनेस का कैरेक्टर है, एक लंबाई वाला जो कैपिटल में T लिखा है मैंने, ये यदि इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो उसी के होमोलोगसली ये छोटा वाला जो T होगा ये इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा। इन दोनों T और T को एक साथ अलील्स कहा जाता है और ये दोनों मिलके किसी भी इंसान के कैरेक्टर के जीन को रेगुलेट करते हैं। मतलब ये दोनों मिलके किसी भी कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं। ये है बेसिकली फंडा। मेरा उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मान लीजिए कोई कैरेक्टर लिया हमने टॉलनेस का, तो वो दो अलील्स पे डिपेंड करेगा। तो एक टी पे डिपेंड करेगा तो इस टी पे भी डिपेंड करेगा। ये दोनों मिक्स आपस में मिलके दोनों रेगुलेट किया करते हैं। इन दोनों को मिला के जीन बोला जाता है। जीन के दो फॉर्म्स होते हैं, इन दोनों को आपस में साथ में अलील कहा जाता है। जीन के जो अल्टरनेट फॉर्म्स है, एक यदि ये टी, अल्टरनेट मतलब होता है दूसरा, तो यदि एक ये टी है तो ये भी टी होगा। इन दोनों को आपस में साथ में अलील कहा जाता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है बट इसको ध्यान से सुनना है। तो अलील को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यही कुछ छोटे छोटे से टर्म्स थे। जिसको एलोसोम बोला है, इसको सेक्स क्रोमोसोम बोला है, ये ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा। अलील भी डिस्क्राइब कर दिया मैंने। अच्छा, होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए की हम बात कर रहे थे। तो क्रोमोसोम जो होता है ना, वो क्रोमोसोम बेसिकली क्या होता है कि कोई सेल होता है। चलिए डायग्राम से, बायोलॉजी बिना डायग्राम की बात नहीं करनी चाहिए। कोई एक सेल ड्रॉ कर लिया हमने, ये जो है एक आरबीसी का सेल ले लीजिए। चाहे आरबीसी का सेल हम लोग जनरली इसलिए लिया करते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह है ये सब नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो इजीली हम कोई किसी भी ऑर्गेनल को निकाल सकते हैं। उसमें हम लोग उसके डीएनए कंटेंट को भी देख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग उठाते हैं क्रोमोसोम को। होता क्या है कि जब किसी भी सेल डिवीजन के दौरान, सेल डिवीजन में जो प्रोफेज फेज होता है, प्रोफेज के टाइम पे क्या होता है कि न्यूक्लियस वगैरह डिसइंटीग्रेट करता है और हम लोग आराम से क्या करते हैं, क्रोमोसोम को बाहर निकाल लेते हैं और जिसका लेंथ आपस में कंप्लीटली मिला के जो डीएनए हमारा 2.2 मीटर्स का होता है वो बन जाता है। बस उसको जब कंडेंस करेंगे, वो अनकंडेंस फॉर्म में होता है, बिखरा हुआ होता है। लेकिन जब सेल डिवीजन का प्रोसेस आने से पहले ये पूरा क्या करता है, कंडेंस हो जाता है और हमको छोटा छोटा सा होमोलोगस क्रोमोसोम मिल जाया करता है। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। और ये पता है आपको, ये इसमें छोटा छोटा सा प्रोसेस है। ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, बहुत सारा आपने फेजेस पढ़ा होगा। जहां पे आपको मेटाफेज प्लेट पढ़ा होगा इक्वेटर पे, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऐसे अरेंज हो जाते हैं, आपने सुना होगा। और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर होता है कुछ, और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर होता है कुछ। 11th का कुछ याद आ रहा होगा किसी कुछ बच्चे को, कुछ ये हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है और ये आपस में खींचता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और ये फिर वापस से डिवाइड कर जाता है और ये सेल बन जाता है, एक ये सेल बन जाता है। तो यही कुछ बातें हैं।
चलिए ठीक है, तो एक छोटा सा इंट्रो मेरी तरफ से आज था। मैंने कोशिश किया कुछ समझाने का। टॉपिक ज्यादा कवर नहीं हुआ है, आज बेसिक थोड़ा सा लिया गया है। थीम क्या है, जेनेटिक्स क्यों पढ़ना है, जेनेटिक्स लाइफ में हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जेनेटिक्स में बाकी है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्यों बनते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस क्यों बनते हैं। कोई बच्चा होता है, कोई माँ होती है, वो किसी बच्चे को जन्म देती है और दो बच्चा जुड़वा दिखता है और हम लोग बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, नेचर ऐसा कैसे कर पा रहा है, नेचर जो है हमारा वो कैसे ऐसे कर पा रहा है, वो क्लोनिंग कैसे कर लेते हैं हम लोग, कैसे कर पा रहे हैं हम लोग। तो ये जो पूरा जो फिनोमेनन है इसको जेनेटिक्स कहा करते हैं। और ये कैसे हो पाता है जेनेटिक्स, मतलब बहुत ही खूबसूरत चीज है जेनेटिक्स। और कैसे क्रॉस होता है, कैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, कैसे डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है, क्या पनेट स्क्वायर होता है। पनेट स्क्वायर बड़ा ब्यूटीफुल सा पनेट साहब ने डिस्कवर किया था, जिसमें 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशियो, 9:3:3:1 फिनोटाइपिक रेशियो हुआ करता है। फिर हम लोग मेंडलिज्म की बात करेंगे, प्री मेंडलिज्म की बात करेंगे, मेंडलिज्म की बात करेंगे, पोस्ट मेंडलिज्म की बात करेंगे। मेंडल साहब हुआ करते थे जो मतलब कि जानते भी नहीं थे बॉटनी, वो तो जस्ट एक टीचर हुआ करते थे, कहीं काम किया करते थे, मैथ्स पढ़ा करते थे। उन्होंने कितनी खूबसूरती से पी जो पाइजम सेटाइवम होता है हमारा, उसको उठाया, उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए, 7 कैरेक्टर्स लिए, क्रोमोसोम्स पे लगाए और उन सब पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया और बहुत सारा क्रॉस ड्राइव किया, उससे कुछ रिजल्ट्स बनाए और उन प्रोसेस को, उनके रिजल्ट्स को जब याद रखते हैं, अप्लाई करते हैं, तो बहुत खूबसूरत चीज जेनेटिक्स। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे फिनाइलकीटोनुरिया हुआ, कैसे अदर ह्यूमन जेनेटिक डिजीजेस हुए, क्यों क्लिनेफिल्टर सिंड्रोम होता है, क्यों कोई भी डिजीज होता है, जेनेटिक जो हमारा ह्यूमन डिसऑर्डर है, जो जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है वो क्यों होता है। तो इन सब चीजों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूं कि वो अच्छे से पढ़ें, एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करें, एनसीईआरटी को भगवान मान के पढ़ें, एनसीईआरटी का हर एक लाइन, हर एक टॉपिक को लिखें, वो याद नहीं रहता है, उसको अच्छे से पढ़ाई करें। और आगे हम आपके साथ हैं, आज जुड़े हैं, जब तक बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म नहीं होता तब तक आपके साथ हैं। बहुत अच्छे से पढ़िए, घबराना नहीं है, आपके साथ मैं हूं, आपके साथ हमारे सर हैं। आइए सर। जी चलिए, आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके बिल्कुल बताइए। एक मिनट सर, आप लोग जाइएगा। जी अहाँ सबके केहन लागल ओ अहाँ सब टिप्पणी करब 100%। ये हमर सर मधुबनी के भेला, हमर मित्र छथि, बड नीक मित्र कहल जाए तो हम। तो आइ हमरा सब बैठल छलहुँ हँ, तो एनाही बात चलल कि कहला सर कि हमरो सबके किछु मौका दियौ, बाजल जाए, हमरो सबके किछु कहल जाए। तो हम कहलहुँ चलू ठीक छै, एक मौका देल जाए। ओना हम मौका की देब, सब परमेश्वर देबऽ वाला छै, ठीक छै। शुरुआत हमर मित्र छथि, तो मित्र के आधार पे ही कयल गेल। सबसे पहल बात कि 12th लेवल के जे बायोलॉजी छै या फिर जे साइंस के पोर्शन छै वो सर के द्वारा कंप्लीट कयल जाए। और हम अहाँ के बता देलहुँ कि हम SST पेपर जे छै, GS पेपर जे छै वो कंप्लीट करवाए। यानी आप ये चैनल US Academy 07 के मतलब जो चैनल है, इस पे साइंस का पोर्शन और SST पेपर का पोर्शन कंप्लीट किया जाएगा। फिर बात बता दूं कि सर जो है पर डे क्लास लेंगे और हम एग्जाम लेके थोड़ा बिजी हैं, तो हम टॉपिक वाइज आपको करवा देंगे। चलिए, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू सर। धन्यवाद। चलिए।